साथियों, आज मोदी का प्रचार वो बहन कर रही है जिसने पूरी जिंदगी चूल्हे में निकलने वाले धुएं में गुजारी थी और उज्ज्वला योजना के तहत जिसे मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है। आज मोदी का प्रचार वो बेटी कर रही है जिसे घर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब शौचालय बन गया, जवान बेटी के लिए एक इज्जत घर मिल गया। आज मोदी का प्रचार वो गरीब मेरा भाई बहन कर रहा है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उसकी चाबी मिल गई और रहने चला गया। आज मोदी का प्रचार तो वो बूढ़े माँ बाप कर रहे हैं जिसके बच्चे का आयुष्मान भारत योजना के तहत शहर के बड़े अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और उसकी जिंदगी बच गई, इलाज हुआ, वो ताजा तैयार हो गया। आज मोदी का प्रचार वो किसान कर रहा है जिसे पीएम किसान सम्मान योजना के तहत खाते में सीधे पैसे मिलना सुनिश्चित हुआ है। आज मोदी का प्रचार वो दिव्यांग जन कर रहे हैं जिन्हें सरकार द्वारा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। पुरानी सरकारें कभी उनको अपंग कहती थी, कभी अपाहिज कहती थी, मोदी ने उनको दिव्यांग कह करके बहुत बड़ा सम्मान का काम कर दिया। आज मोदी का प्रचार वो परिवार कर रहा है जिसके बेटे मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं, जिन्हें बुलेट प्रूफ की जरूरत थी मोदी ने पहुंचा दिया, जिसे हथियार की जरूरत थी मोदी ने पहुंचा दिया। उस जवान बेटे के मां बाप मोदी के लिए दुआ मांग रहे हैं। आज सभी एक मत होकर कह रहे हैं कि महामिलावटी लोगों, सारी कोशिश कर लो लेकिन आएगा तो भाइयों और बहनों, ये बलिदानियों का देश है, तपस्वियों का देश है। भारत के लोग जिस भी स्थिति में रहें लेकिन देश के स्वाभिमान और सुरक्षा से समझौता नहीं करते। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। भारत के लिए तो ये सबसे बड़ा खतरा है। भारत तो आतंक का सबसे बड़ा टारगेट रहा है और आज भी आतंकी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चल रही है। आतंकवाद से देश की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की रक्षा होनी चाहिए। इससे कैसे निपटेंगे? सपा बसपा के पास कोई फॉर्मूला है क्या? सपा बसपा के लोग इस पूरे चुनाव में एक बार भी आतंकवाद बोले हैं? मोदी को 100 गाली दी, आतंकवाद के खिलाफ 10 गाली बोले हैं क्या? क्यों भाई, जरा सपा बसपा वाले बताएं, कि आतंकवादियों से आप डरते हैं कि उनको बचाने के लिए चुप बैठे हैं? आज जितने भी लोग खुद को भावी प्रधानमंत्री बना रहे हैं,
जरा ये समझिए आप, आज लोग प्रधानमंत्री बनने के बड़े कतार लगा करके बैठ गए हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। एक कहता है तुम बनोगे, दूसरा कहता है तुम बनोगे। अहो रूपम अहो ध्वनि वाला चल रहा है। भाइयों बहनों, ये आज प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। इन्होंने देश को मजबूत बनाने की, हमारे जवानों की रक्षा की कोई योजना सामने रखी है क्या? जो सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान के झूठ को ही सच मानते हो, पाकिस्तान का हीरो बनने का ख्वाब पालते हो, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, एयर स्ट्राइक करने वाले हमारे सपूतों से सबूत मांगते हो, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? मत भूलिए, ये वही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस की आतंकी के मारे जाने पर आंसू बहाते हैं। आतंकियों के साथ हमदर्दी जताते हुए ये लोग यूपी में लोगों से वोट मांगने आ रहे हैं। क्या इन लोगों से कोई उम्मीद की जा सकती है? भाइयों और बहनों, ये महामिलावटी सिर्फ अपने ही वंश की, अपने परिवारों का ही भविष्य सोच सकते हैं। देश के भविष्य की चिंता इनको नहीं है। आप आश्वस्त रहिए, नया हिंदुस्तान अब डरेगा नहीं। आपको भरोसा है ना? आपको मोदी पे भरोसा है ना? अब नया हिंदुस्तान डरेगा नहीं। नया हिंदुस्तान आतंकियों के घर में घुसकर मारेगा। जब देश सुरक्षित रहेगा, तभी सामान्य मानवीय का जीवन सही से चलेगा। ये बात देश के युवा साथियों को, जो पहली बार दिल्ली में केंद्र सरकार चुनने जा रहे हैं, वो भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि 23 मई को इतिहास बनने वाला है। नई पीढ़ी सपा बसपा के अवसरवाद को भी अच्छी तरह पहचानती है। याद कीजिए, वो भूलना मत, 13वां में समाजवादी पार्टी ने कैसे बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया था। ये बसपा ने भुला दिया है। साथियों, याद करिए, बीएसपी ने बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा था, लेकिन समाजवादी सरकार आई तो उसने बाबा साहब के नाम की पट्टी को उखाड़ करके फेंक दिया था। अब आज बहन जी उसी समाजवादी पार्टी के लिए खुशी खुशी वोट मांग रही है। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, सिर्फ मोदी को हराने के लिए बाबा साहब को अपमानित करने वाले लोगों को आप गले लगा रही हो। भाइयों और बहनों, इनकी यही सच्चाई है। अपने स्वार्थ के लिए ये अपमान भी कुर्सी के नीचे छिपा देते हैं और कुर्सी पे चिपक जाते हैं। साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं। 2022 में आजादी के 75 साल होने वाले हैं। हमारे देश के वीर शहीदों ने तिरंगे झंडे को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, स्वराज्य के लिए लड़े थे,
हमें सुराज्य के लिए लड़ना है। हम उस समय संकटों से निकलना चाहते थे, अब हम समृद्धि की ऊंचाई को छूना चाहते हैं। और इसलिए तिरंगा झंडा ही हमारे आगे के काम की प्रेरणा है। आपको लगेगा ये मोदी तिरंगा झंडे वाली क्यों बात बता रहा है? मैं जरा समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए हमारा तिरंगा, उसमें 3 मुख्य रंग से झंडा बना है। केसरिया है, सफेद है, हरा है और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। 4 हो गए और 5वां मजबूत डंडा है जिस पे तिरंगा झंडा लहरता है। 5 चीजें हैं, 5 चीजें हैं। तो भाइयों बहनों, इन 5 को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक, हम केसरिया क्रांति करना चाहते हैं। और जब मैं केसरिया क्रांति कहता हूं तो जो अपने आप को हिंदू विरोध में ही सेक्युलरिज्म दिखता है, उनके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पता नहीं आज रात तक मेरे बाल नोच लेंगे। लेकिन मैं केसरिया क्रांति का मेरा मतलब है, केसरी रंग ऊर्जा का रंग है। देश में ऊर्जा की क्रांति चाहिए, चाहे कोयले से हो, चाहे पानी से हो, चाहे हवा से हो या सूरज की गर्मी से हो। हमें ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बहुत आगे बढ़ाना है। तो हमारा तिरंगे झंडे का एक केसरिया रंग हमें ऊर्जा क्रांति की प्रेरणा देता है। दूसरा है सफेद रंग। सफेद हमें श्वेत क्रांति की प्रेरणा देता है। यह हमारा श्वेत रंग दूध की क्रांति, अंडे हो, कॉटन हो, चीनी हो, इन सारे क्षेत्रों में हमें एक नई क्रांति लाने की प्रेरणा देता है। तीसरा हरा रंग है। हरा रंग ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रेरणा देता है, हमें कृषि क्रांति की प्रेरणा देता है। और कृषि क्रांति अब आधुनिकता वाली कृषि, वैल्यू एडिशन वाली कृषि, टपक सिंचाई वाली कृषि, उसको हम बल देना चाहते हैं। और चौथा रंग है नीला, ब्लू रिवॉल्यूशन। हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे नदी तट के मछुआरे भाई बहन, हमारे पानी की ताकत, हमारे समुद्री तट की ताकत, हमारी नदियों की ताकत, इसको हम बल देकर के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रधानमंत्री मोदी समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर हमलावर होते हुए, तो उधर राजस्थान में भी तापमान का अब पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ चुनावी पारा भी चढ़ रहा है। जहां जयपुर ग्रामीण सीट पर ओलंपिक पदक विजेता की जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राजसमंद सीट पर राजकुमारी दिया पकोड़े तलकर अब वोटरों को लुभाती नजर आ रही हैं। देश की तमाम लोकसभा सीटों की तरह राजस्थान की जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर भी रणभेरी बच चुकी है। इस सीट पर भी प्रत्याशी जमीन आसमान एक करते हुए लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इस सीट की दावेदारी के लिए उतरे प्रत्याशियों की वजह से इस चुनावी समर का दंगल बहुत रोचक हो चुका है। देश में जिन चुनिंदा सीटों पर अनूठा और दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, उनमें एक है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र। इस सीट पर 2 ओलंपियन आमने सामने हैं। एक
ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता तो दूसरी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट। इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्र में खेल मंत्रालय की कमान संभालने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पेशे से खिलाड़ी रहे राज्यवर्धन के सामने कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा पुनिया को उतारा है। सीट पर कांटे की टक्कर तो तय मानी जा रही है। यही वजह है कि राज्यवर्धन मुकाबले को जीतने के लिए दमखम से डटे। भक्ति की शक्ति में यकीन करने वाले राज्यवर्धन जयपुर के पास बसे अमरसर गांव में काली माता के मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे। जीत की कामना के साथ राज्यवर्धन निकल पड़े प्रचार के लिए। सही है सब कुछ। ये चुनाव नहीं है, ये तो एक यज्ञ है और इस यज्ञ के अंदर हर भारतीय को शामिल होना जरूरी है। इस महाभारत के अंदर जो अच्छाई और बुराई के बीच में है, भगवान यही आशीर्वाद दे कि अच्छाई की जीत हो। मंदिर से निकले तो जनता के द्वारे पर माथा टेकने पहुंचे राज्यवर्धन राठौर। पहला पड़ाव बना देवीपुरा गांव। वापस अगर ताकत केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को देनी है तो वो देवीपुरा ही दे सकता है। बोलो तैयार हो? राज्यवर्धन किसी से गले मिले, किसी के पांव छुए, पेड़ की छांव में जनता से वोटों की छांव मारी। फिर काफिला पहुंचा कारवा लेटपुरा गांव। यहाँ मैदान में युवाओं को वॉलीबॉल खेलते देखकर राज्यवर्धन राठौर अपने अंदर के खिलाड़ी को नहीं रोक पाए। ये जो क्लासरूम बने हुए हैं चारों तरफ, शिक्षा सिर्फ इन क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती। खेल के मैदान में हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमने एक जयपुर महाखेल के नाम से पहले वॉलीबॉल करवाया, तो उसके बाद लड़कियों के लिए खो खो और कबड्डी करवाई, फिर एथलेटिक करवाया। कर्नल कमर कसकर सीट बचाने में जुटे हैं तो उनके सामने उतरी खेल जगत की पुरानी और सियासी जगत की नई खिलाड़ी कृष्णा पुनिया भी अपनी चुकत भिड़ा रही है। कृष्णा पुनिया भी जनता से कह रही हैं कि वोट युवा जोश को दे। दिन की शुरुआत सैर से करते हुए कृष्णा अपने समर्थकों से पार्कों में मिल रही हैं, जहां मौजूद सांसद राज्यवर्धन राठौर की सांसद निधि से बने ओपन एयर जिम को लेकर सवाल भी पूछ रही हैं। कृष्णा जी देखो, बहुत बड़ा काम कराया उन्होंने ओपन जिम लगाकर। मैं एग्जांपल अभी दिलाती हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि हम जिम के अंदर इस तरीके की, चाहे ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर है, उसके ऊपर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टीज लेवल होते हैं, जिससे आपकी बॉडी को पता लगे कि हमें इस इंटेंस पे अपने को ये काम करेंगे तो हमारे बॉडी को जोर आएगा। ये सिर्फ एक झूला टाइप में है। कृष्णा पुनिया अपने तीखे सवालों को जायज ठहराने के लिए ओपन एयर जिम में लगे इक्विपमेंट्स के बारे में भी बात करती हैं। मैं 6 फुट की महिला इस पे एक्सरसाइज कर रही हूँ और एक छोटा बच्चा भी इसी मशीन के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है। क्या दोनों के लिए इसका एंगल ठीक है? आप एक बार करके बताइए। अब सर पीछे थोड़ा सा। मुझे तो इसलिए इसमें छोटा बच्चा भी एक्सरसाइज करता है, उसको छोटा उसके बस एक झूला टाइप में है। देखो, फिटनेस के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे पैसा वेस्ट हुआ है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी। इसलिए अब जरूरत ही नहीं है इसको कोई कुछ जोर लगाने की। किस लिए क्यों होगी हमारी एक्सरसाइज? अपने अंदर के खिलाड़ी को आगे रखते हुए कृष्णा पुनिया जनता से वोट मांगने का कोई मौका नहीं खोना चाहती। कृष्णा पुनिया और राज्यवर्धन के खेल में क्या फर्क है? आज ऊपर सूरज तप रहा है। मेरी एक यही खासियत है कि मैं बचपन से इस धूल को, आंधी को, तूफान को सहती आई हूँ और धूप में, बारिश में, ठंड में उस खुले ग्राउंड के अंदर पसीना बहाया है और देश के लिए पदक जीता है। और उनका तो भैया वो पिस्टल और वो हैं, वो इतनी महंगी आती हैं, खाना खाएं वो पिस्तौलें खरीदें। तो आम आदमी के खेल में और उनके खेल में बहुत फ़र्क है। जयपुर ग्रामीण सीट पर 2 ओलंपियन एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं, तो राज संबंध की सीट पर राजघराने की राजकुमारी लोकतंत्र के दंगल में जोर आजमा रही हैं। दिया कुमारी
अपने लोकसभा क्षेत्र में रथ पर वोट मांग रही है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके का रॉयल अंदाज है, जिस तरीके से दिया कुमारी का बैकग्राउंड है वैसा ही वहाँ पर एक तरह से यहाँ पर जो स्वागत सत्कार किया जा रहा है ये पर है। राजस्थान विधानसभा तक का सफर तो राजकुमारी दिया कुमारी ने तय कर दिया, लेकिन अब मिशन संसद है। राजसमंद सीट पर बीजेपी के टिकट पर लड़ रही दिया कुमारी अपने परिवार और अपने कामों का ब्यौरा देकर वोट मांग रही है। सभी बुजुर्गों से, माताएं बहनों से, भाइयों से कि आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। राजपुताना आन बान शान को ध्यान में रखते हुए जनता भी राजकुमारी दिया कुमारी का स्वागत उन्हीं के अंदाज में कर रही है। हाथों में तलवार देकर, चुनरी उड़ाकर दिया कुमारी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। चुनरी उड़ाई, ओढ़नी उड़ाई और इतना आदर सम्मान मेरा आपने किया, उसके लिए पूरे समाज का बहुत बहुत आभार। मैं इस चुनरी की पूरी लाज रखूंगी, इसका सम्मान होगा। आप बिल्कुल भी मन में कोई संदेह न रखें। आपके सारे जितने भी आपके काम हैं, कभी भी आप कुछ बताएं, मुझे कोई बात बताएं, कभी भी किसी भी समय आपको कभी भी मेरी आवश्यकता होगी, कभी भी, तो मैं पूरे समय हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूंगी। चुनाव की जंग में आम जनता के बीच साख बनाना दिया कुमारी के लिए बड़ी चुनौती है। राजघराने की बेटी जनता को यकीन दिलाने की भरसक कोशिश कर रही है कि वो यहाँ राजकुमारी बनकर नहीं, बल्कि उनकी हमदर्द बनकर आई है। यही कोशिश उन्हें पकौड़े की दुकान तक खींच लाए, जहाँ कड़ाही गर्म देख वो पकौड़े तलने लग गए। दिया कुमारी अपने लोकसभा क्षेत्र में जब जनसंवाद कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, तो एक तरीका ये भी निकाला है कि किस तरीके से आम लोगों से मिला जाए। इस वक्त नीमाज के अंदर हैं, नीमाज गांव के अंदर एक बस स्टैंड पर एक छोटा सा ठेला है जहां पर इस वक्त पकौड़ी तल रही है। और पकौड़ी पहली बार तली पहले से? ये पकौड़ी तली है पर घर में ऐसे नहीं, बहुत पहले। आजकल तो समय नहीं मिलता ये सब करने का, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर बस स्टैंड पर लोगों के बीच में क्या एक ये भी जरिया लोगों से बात करने का? नहीं, अच्छा है, क्योंकि जनता के बीच रहना, जनता की जो मन की बात है वो जानने के लिए ज़रूरी है कि आप जनता के साथ वो जो कर रहे हैं उसमें भी भाग लें। नहीं तो उनको लगता है ये तो नेताजी हैं, ये तो आते हैं बस भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे से कुछ नहीं होता। अगर आपको उनकी मन की बात जाननी है और उनके दिल में जगह चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो कर रहे हैं उसमें भी आप भाग लें। महलों में रहने वाली राजकुमारी दिया कुमारी आज कड़ी धूप में गली कूचों में जाकर प्रचार कर रही है। आम जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मशक्कत कर रही हैं। अपने पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह के पराक्रम और बिना वेतन देश सेवा की याद दिलाकर समर्थन मांग रही है। अब 23 मई ही तय करेगा कि क्या राजकुमारी के हाथों में जीत की चाबी आती है या नहीं। तो उधर दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की तरह ही जिन्ना की भी पार्टी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत के विकास में और देश की आजादी में जिन्ना का भी योगदान है। ये कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके मोहम्मद अली जिन्ना से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी पार्टी है जिनका देश के विकास में, देश की तरक्की में, देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान हुआ। इसलिए हम यहाँ आए। यहाँ पे देखो, कांग्रेस में जाते ही अगर उनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई और जिन्ना की आत्मा उनके शरीर में घुस करके उनको बोलने के लिए मजबूर कर रही, तो ये अपने आप में आपको समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का राष्ट्रवाद क्या है और कांग्रेस का सेकुलरिज्म क्या है। उसके साथ ही साथ कांग्रेस का ये कोई पहला मौका नहीं है जब देश के महापुरुषों और देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनके कुर्बानी को और उनके योगदान को कमज़ोर करके दिखाने की कोशिश हुई।
लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शत्रुघ्न सिन्हा के जिन्ना वाले बयान से किनारा किया और उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान कहीं और रहा होगा, मैंने सुना नहीं। जबकि सबसे खास बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने छिंदवाड़ा में जिस मंच से यह बयान दिया उस वक्त मंच पर खुद कमलनाथ भी मौजूद थे। मैंने सुना नहीं, पर अगर मैंने तो ऐसा सुना नहीं, अगर उन्होंने कहा होगा मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने में व्यस्त हूँ। मैं पूरा आश्वस्त हूँ, मुझे छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने 40 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है और वही विश्वास मेरे बेटे नकुलनाथ को मुझे यकीन है वो देंगे। ये तो सच्चाई उन्होंने बयान कर दी है भारत पे, लेकिन सबसे बड़ी भाई नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाइए। जो लोग जिन्ना पे गर्व कर रहे हैं वो इस देश का क्या हाल करेंगे, ये विचार करने वाली बात। ऐसे लोगों को कभी भी ये देश और देश का लोग उनको भाव नहीं दे सकता। शत्रुघ्न सिन्हा के जिन्ना वाले बयान पर कांग्रेस और उसके साथी दल घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस मसले पर बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। हमने बयान नहीं देखा है, लेकिन हम शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपने चाचा के बारे में ज़रूर बोलना चाहेंगे कि हमको नीतीश चाचा जी पे बड़ा तरस आ रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए जिस प्रकार का बीजेपी ने क्या हालत बना रखा है, इसको देख करके हमको अफसोस है। तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी शत्रुघ्न सिन्हा के बयान के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी ने ये कबूल किया है कि ये पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी है और शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं कि देश के विकास में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा रोल है। आखिर जो दिल की बात है वो ज़बां पे आ गई है। कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना की सोच को बढ़ाने वाली पार्टी है, ये कबूलनामा है, ये बयान नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क का बंटवारा किया, कांग्रेस समाज का बंटवारा कर रही है। तो जहां उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पीएम मोदी एसपी बीएसपी पर हमलावर थे, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने रोड शो किया है। अखिलेश यादव और डिंपल एक बस पर सवार होकर के शहर के कई इलाकों में गए और लोगों से वोट की अपील की। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कन्नौज में रोड शो हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी हैं। ये रोड शो डिंपल यादव के लिए ही है। डिंपल यादव यहां से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। अगर वो 2019 में जीतती हैं तो उनकी हैट्रिक यहां से होगी। कुल मिलाकर के कन्नौज का एक गुरसहायगंज है जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए हैं और लगातार वो रथ के ऊपर से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ में स्थानीय नेता भी उनके साथ बने हुए हैं। ये पूरा का पूरा रथ जो है करीब 20 किलोमीटर का काफिला तय करेगा और इस रोड शो में सैकड़ों की तादाद में उम्मीद की जा रही है लोग शामिल होंगे। इस रोड शो का मकसद है कि महागठबंधन के लिए वोट मांगना। हालांकि रोड शो शाम में 3 बजे खत्म होगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की कोशिश है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके बीच में एक बेहतर प्रभावशाली ढंग से अपनी अपील वो लोग कर सकें। घरों पे भी लोग भारी तादाद में हैं और लोग सड़कों पर भी उनका काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, गुरसहायगंज, कन्नौज। तो चौथे चरण का चुनाव 29 तारीख को है और चौथे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले ही देखा गया कि कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता सनी देओल आज राजस्थान के अजमेर की सड़कों पर दिखाई दिए। यहां से बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो करते नजर आए सनी देओल और बड़ी तादाद में सनी देओल को देखने के लिए लोग भी सड़कों पर उतरे। फिल्म अभिनेता से नेता बने सनी देओल पहली बार सियासत के मैदान में और इस वक्त अजमेर के अंदर है। अजमेर में जो बीजेपी प्रत्याशी है भागीरथ चौधरी, उनके समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। सनी देओल के लिए अपनी फिल्मी कैरियर के बाद में सियासत के मैदान में ये पहला शो है और पहली बार अजमेर की सड़कों पर उतरे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं है, लेकिन यहीं से एक शुरुआत है, ये सियासी पारी की शुरुआत है सनी देओल की। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी एसयूवी गाड़ी के अंदर है सनी देओल और ऊपर दिख रहे हैं उनके साथ में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं स्थानीय अजमेर के, वो हैं। और भीड़ यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर। अजमेर का ये राजा साइकिल चौराहा है, यहाँ से ये शो शुरू हुआ। तकरीबन 3 किलोमीटर तक यहाँ से
ये रोड शो गुजरेगा। और सनी देओल देख सकते हैं किस तरीके से लोग छतों पर खड़े हुए हैं, अलग अलग जगह पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर सनी देओल को एक बड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पर एक बड़ी शुरुआत है। सनी देओल अभी तक हालांकि हिचकते रहे लोगों के बीच में इस तरीके से आने से, लेकिन यहाँ पर अब देख सकते हैं कि किस तरीके से सनी देओल अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं एक नेता के रूप में। हालांकि उन्होंने नेता का कुर्ता पाजामा नहीं, अपना जो यूनिफॉर्म है उसकी वही पहन रखी है, शर्ट है ना नीले कलर का, पैंट पहन रखी है, चश्मा लगा रखा है, लेकिन दुपट्टा बीजेपी का गले के अंदर डाल रखा है, केसरिया दुपट्टा। और ये देख सकते हैं कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी जो रोड है बड़ी संख्या के अंदर बीजेपी के जो नेताओं की गाड़ी है, जिसके अंदर स्थानीय बीजेपी के नेता, राजस्थान के नेता है, वो आपको पीछे नजर आएंगे। और उसके आगे अकेले सनी देओल हैं, साथ में बीजेपी के कैंडिडेट हैं और भीड़ बड़ी संख्या के अंदर शुरुआत के अंदर है। और अजमेर शहर में जहां जहां से गुजरेगी उस सीटे का अंदर का इलाका है और काफ़ी मुश्किल आएगी। जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ रही है सनी देओल को देखने के लिए, सनी देओल का क्रेज अभी भी है। जाहिर तौर पर सनी देओल खुश होंगे कि किस तरीके से उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे कि वो सियासी पारी शुरू कर रहे हैं। और एक बतौर फिल्मी हीरो और सनी देओल की जो इमेज थी, एक एंग्री यंग मैन की इमेज, जिस सनी देओल के बारे में कहा जाता था क्योंकि उनकी फिल्म के अंदर एक मशहूर डायलॉग 2.5 किलो का हाथ किस पर पड़ेगा, तो ये देख सकते हैं कि सनी देओल का ये हाथ ये दिखाते हुए, ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए सनी देओल। और यही वो शो है जो सनी देओल दिखाना चाहते हैं कि सनी देओल का जो क्रेज जो फिल्मों में था, वही क्रेज यहाँ पर सनी देओल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये आप देख सकते हैं कि और जिस सियासी पारी की उम्मीद सनी देओल कर रहे हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और यहीं से ये सनी देओल का जो मोराल बूस्टअप होगा, उसके बाद में जो गुरदासपुर जाएंगे, गुरदासपुर के अंदर अभी इनको शुरुआत करनी है। तो यहाँ से अजमेर से सनी देओल की सियासी पारी का आगाज। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, अजमेर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो जमीन पर घूम रहे हैं राजनेता वोट मांगने के लिए, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट आसमान पर नहीं दिखाई दी कई देर तक के। एयर इंडिया का सर्वर ठप हो गया था। 5 घंटे की मशक्कत के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया। सर्वर ठप होने से पूरी दुनिया भर में एयर इंडिया के विमानों की आवाजाही पर इसका भारी असर पड़ा। एयर इंडिया के विमान से यात्रा करने वाले यात्री जगह जगह फंसे नजर आए और एयरपोर्ट पर ही ये परेशान दिखाई दिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि एयर इंडिया के सीएमडी ने दावा किया कि अब सुचारू हो जाएगी व्यवस्था, लेकिन जमीनी हकीकत भी क्या है वो भी आप देखिए। हमारे पास जो पैसेंजर सर्विसेज सिस्टम है, जो चेक इन देखता है, बैगेजेस देखता है, रिजर्वेशन देखता है, वो सीता का पैसेंजर सर्विसेज सिस्टम है। उसको मेंटेनेंस के लिए सवेरे लिया गया था, एयर इंडिया नहीं, सीता कंपनी ने लिया था। और उसके बाद से उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से सिस्टम फंक्शनल नहीं है। छोटे एयरपोर्ट्स पे तो हम लोग मैनुअली करने का प्रयास कर रहे हैं, और दिल्ली वगैरह में मेजर प्रॉब्लम है, मैनुअली नहीं हो सकता। अब पूरी टीम लगी हुई है, सीता की पूरी टीम लगी हुई है इसको रिजॉल्व करने में, और हमको उम्मीद है कि जल्दी ही कोई इसका हल निकल जाएगा। शनिवार को सुबह तकरीबन 3:30 बजे से एयर इंडिया का सर्वर जो है डाउन चल रहा था। फिलहाल यात्रियों के लिए एक राहत की खबर आई है कि जो एयर इंडिया का जो सर्वर है वो दोबारा से बहाल हो गया है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ। यहाँ मैं टर्मिनल 3 पर हूँ और यहाँ एयरपोर्ट के अंदर की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो उनका जो सर्वर है, जो SITA सर्वर जिस पर एयर इंडिया काम करता है, वो फिलहाल रिस्टोर कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक फ्लाइट जो हैं वो शुरू नहीं हुई हैं। दूसरी जो बात जो कही जा रही है यात्रियों की तरफ से कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि जो बोर्डिंग पास बनने में जो दिक्कत आ रही थी उसको अभी ठीक कर लिया जाए, लेकिन अभी भी जो